नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल फॉरेंसिक साइंस बाय डॉक्टर भूपेश में। तो दोस्तों, हमने पिछली सीरीज में बात की थी एक इनविजिबल राइटिंग की। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मिले कि मैंने शायद वो बात अधूरी छोड़ दी। जब मैंने ये देखा था, आप पिछले एपिसोड को मैं यहाँ आई बटन में लगा देता हूँ उसको, और आप इसको देखेंगे। पिछले एपिसोड में जब मैंने बात की थी कि जिस इंसान ने मुझे इनविजिबल राइटिंग को डेसिफर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया था, उसी ने मुझसे पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी राइटिंग है या ऐसी कौन सी इंक है जिसको कभी भी डेसिफर नहीं किया सकता, जो 15 दिन के बाद मिट जाए और उसको डेसिफर ना किया जा सके। तो मैंने उस केस को दोस्तों वहीं छोड़ा कि मैंने बोला उनसे कि मैं इस बारे में नहीं जानता, और मेरे को जहां रिपोर्ट करना था इस चीज़ को, यानी जिस अथॉरिटी को रिपोर्ट करना था, मैंने उनको रिपोर्ट किया। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और ऐसे केस के बारे में जो कि बिहार से है। और ये भी लगभग 2010 या 11 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर नाम उल्लेख नहीं करूँगा। तो एक ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जिसकी उम्र तकरीबन 18 या 19 साल रही होगी उस समय। तो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट दोस्तों, इसके बड़े भाई का, जो कि एक बैंक में मैनेजर थे, उनका मेरे पास कॉल आता है, यानी कि इसकी मृत्यु के 6 महीने के बाद। तो इसकी मृत्यु के 6 महीने के बाद जब मेरे पास कॉल आता है और वो बोलते हैं इस तरीके से कि हमारे भाई ने सुसाइड कर लिया था और हमें नहीं लगता कि ये सुसाइड होगा। जबकि पुलिस ने अपनी पूरी क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी इस केस में, क्योंकि उसका सुसाइड नोट भी मिला था, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि मैंने नाम छुपाया हुआ है, पर आप ये देख सकते हैं किस तरीके का सुसाइड नोट है, जिसमें पूरा ये लिखा हुआ है कि मैं अपने पूरे होशो-हवास में ये लेटर लिख रहा हूँ और मेरी मौत का जिम्मेदार किसी को भी ना ठहराया जाए। दोस्तों, बड़े अचंभे की बात होती है ऐसी। कभी कभी हम बहुत गुस्से में होते हैं, कभी कभी हम बहुत नाराज़ होते हैं, कभी कभी हम अपना आपा खो बैठते हैं, और हम अक्सर ऐसे नोट, मैं ये तो नहीं कहूँगा सुसाइड नोट, पर ऐसे गुस्से में आकर ऐसी चीज़ें लिख देते हैं किसी डायरी पर और किसी कागज़ पर, जिसका कोई भी बाद में गलत इस्तेमाल करके उसको हमारे खिलाफ यूज़ कर सकता है। मान लीजिए आपने कोई आज गुस्से में कोई नोट लिखा है, आज आप बहुत गुस्से में थे और आपका मन नहीं है और जीने का, पर तभी आपको कुछ शायद हिम्मत नहीं हो पाती, या कोई आ जाता है, कोई आपको समझा देता है, कोई काउंसलिंग कर देता है, पर वो डायरी का नोट जो आपका लिखा हुआ रह जाता है दोस्तों, इस डायरी के नोट को कोई भी बखूबी इस्तेमाल कर सकता है और बाद में आपके साथ कोई हादसा करके उसी सुसाइड नोट को आपके साथ पॉकेट में डाल सकता है। तो ये कहानी दोस्तों कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर जो हमें सुसाइड नोट मिला और फिर हमें जो राइटिंग के सैंपल्स मिले थे, यानी कि जो उनके भाई ने उसके डायरी के कुछ, उस बंदे को, इस व्यक्ति को डायरी लिखने की आदत थी। ये बंदा एक लड़की से प्यार करता था, एक तरफा प्यार जिसे मैं कहूँगा, और जब भी उस लड़की को देख लेता था, या वो लड़की जब भी इससे हाथ तक मिला लेती थी, यानी कि हाथ मिलाती थी, तो ये बहुत खुश हो जाया करता था और अपनी उस खुशी को ये पोइट्री में, यानी कि कविता के रूप में बयान करता था अपनी एक डायरी में, जहाँ पे इसकी हैंड राइटिंग बखूबी पोइटिक वे में लिखी हुई है। तो इस डायरी से हमें दोस्तों कंपेयर करना था इस हैंडराइटिंग को, जो कि सुसाइड नोट वाली हैंडराइटिंग थी, जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं वैष्णो देवी होकर आया, यानी कि माता के चरणों में माथा टेक कर आया, और किस तरीके से अब मेरी जीने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आप बड़े भाई को कुछ मत कहना और छोटे भाई को कुछ मत कहना, या माँ बाप को इसका कोई जिम्मेदार न ठहराए, इस तरीके से। तो दोस्तों, हमने केस की शिनाख्त चालू की। एक भाई थे जिनको ये विश्वास ही नहीं था कि ये बंदा सुसाइड कर सकता है, और उन्हें लग रहा था कि इसमें कोई जालसाजी है या कोई मर्डर है, इस तरीके से। तो हमने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद उसके जो फोटोग्राफ्स थे पोस्टमार्टम के, वो भी देखे। तो हमें भी कहीं ना कहीं ये डाउटफुल लगा, जैसे कि आज सबको सुशांत के केस में लगता है कि ये इट इज़ नॉट अ सिंपल सुसाइडल केस। इस तरीके से हमको कुछ मार्क्स देख के लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ कहीं कोई ग्लिच है, कहीं कोई कमी है, जो इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट हो चुकी थी। अब भाई को क्या मिलने वाला था ये साबित करके भी। पर एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी इंश्योरेंस होता है, जो आप जानते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो इसके तहत हमने अपनी शिनाख्त पूरी चालू की। हमने देखा, मैंने उनसे बोला कि हम कोशिश कर पाएंगे, मैं और मेरे एक सीनियर एक्सपर्ट थे उसमें मेरे साथ, और हम लोगों ने बोला कि हम कोशिश कर पाएंगे और देखते हैं इस केस में हम कितनी आगे बढ़ पाते हैं, कितनी कोशिश कर पाते हैं। तो हमने इस राइटिंग को, यानी कि ये जो सुसाइड नोट था, इस राइटिंग को हमने उससे कंपेयर करना चालू किया। तो दोस्तों, पहले जब हमने इसको कंपेयर किया,
जब मैंने इसको हैंड राइटिंग की फॉर्मेशन, जो लेटर फॉर्मेशन है या जो चीज़ें अलाइनमेंट वगैरह है, हैंड राइटिंग बखूबी बिल्कुल सिमिलर लगी। मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ 2 हैंड राइटिंग के सैंपल्स यहाँ पर, जो आपको देखने में एक जैसे ही लगेंगे, सिमिलर लगेंगे। मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ जो कोई भी अगर इस केस से रिलेटेड है तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं हालांकि मैं कोई नाम जाहिर नहीं कर रहा, पर मैं सोचता हूँ कि पूरी दुनिया को और फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट को जो कि हैंड राइटिंग एनालिसिस पढ़ते हैं उनको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो मुझे हाथ जोड़ के मेरी उनसे विनती है, जिसके लिए भी मैंने ये केस सॉल्व किया था, दैट आई एम रियली वेरी सॉरी एंड आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग एनी नेम हियर एंड आफ्टर। सो जब ये स्टार्ट किया तो हमें सब कुछ हैंड राइटिंग बिल्कुल एक जैसी लगी, प्राइमा फेसी, या जिसे आप कहें पिक्टोरियल अपीयरेंस जो हैंड राइटिंग की होती है, उसमें हैंड राइटिंग बिल्कुल हमें सिमिलर लगी, उसमें कोई भी हमें चेंज नहीं लगा। पर दूसरा एक सब्जेक्ट होता है दोस्तों यहाँ पर फॉरेंसिक का, जिसे हम कहते हैं फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक लैंग्वेज एग्जामिनेशन, जो हमने जब दूसरी मोहतरमा SSR डायरीज़ की बात कर रही थी तो उसमें हमने लैंग्वेज का एग्जामिनेशन देख के ही बताया था कि ये ऐसा नहीं लगता। एनीवेज दैट टॉपिक इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जब लिंग्विस्टिक एग्जामिनेशन किया, यानी कि लैंग्वेज का एग्जामिनेशन किया, लैंग्वेज में आते हैं दोस्तों फ्रेजेस, वर्ड्स जो आप यूज़ करते हैं, आप पैराग्राफिंग कब पैराग्राफ चेंज करते हैं, कब आप पंक्चुएशन मार्क्स लगाते हैं, या आप जो स्पेलिंग एरर्स हैं, जो पर्टिकुलर स्पेलिंग एरर्स हैं वो आपके यूनिक हो जाते हैं, यानी आपके लिए वो बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक बन जाते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक बन जाते हैं। तो ऐसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो आपके लिए इंडिविजुअल होते हैं वो ज़्यादा वैल्यू रखते हैं बजाय कि हैंड राइटिंग की फॉर्मेशन को। तो जब हमने देखा कि जो बंदे की हैंड राइटिंग है जो सुसाइड नोट में, उसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, यानी मात्राओं का एरर है। जहाँ पर छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, जहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा आनी चाहिए वहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। जो पैटर्न ऑफ राइटिंग है, जो वेव ऑफ राइटिंग है, वो एक जैसा नहीं है। और जो बेस अलाइनमेंट है, यानी कि जो नीचे लिखने पे चीज़ ऊपर जाता है, नीचे जाता है, किस तरीके से, वो भी सिमिलर नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ थी स्पेलिंग एरर्स, यानी मात्राओं का एरर। मैं चाहे कितनी भी टेंशन में हूँ, मैं चाहे कितना भी परेशान हूँ, पर मैं ये कभी नहीं करूँगा कि जो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, अगर इंग्लिश की बात करूँ कोई लेटर में मिस कर सकता हूँ, पर अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ तो जो मात्रा जहाँ आनी चाहिए वो मात्रा वैसी ही लगेगी। मैं उस टाइम पे ये एरर नहीं कर सकता और रिपीटेडली ये एरर नहीं कर सकता, यानी कि ऐसे एरर रिपीटेडली नहीं होंगे कि जो मात्राएं गलत हो रही हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा पता चला कि दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति है, यानी कि इस बंदे ने ये लेटर नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने रिपीटेडली वो मात्राएं सही पाई, यानी कि जहाँ पर छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए थी, जो उसकी डायरी थी, जो पर्सनल डायरी थी, जो उसकी पोइटिक डायरी थी, उसमें कोई भी हमें ऐसी मिस्टेक देखने को नहीं मिली। पर जहाँ पर सुसाइड नोट की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें सुसाइड नोट में ये सारी मिस्टेक्स देखने को मिली। तो इससे हमें ये दोस्तों एक अनुमान हो गया, एक चीज़ पता चल गई कि ये लेटर शायद इसने ना लिखा हो। अब दोस्तों बात आगे बढ़ती है, तो हमने उसके जो भाई थे जिन्होंने हमें केस दिया था, हमने उनको ये बात बताई, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा क्लू है, क्योंकि उनके पास एक और स्पेसिमेन था, एक और राइटिंग थी जो कि उसके किसी दोस्त की थी, उसके किसी मित्र की थी। और यहाँ पर उस मित्र ने स्पेलिंग मिस्टेक्स यानी मात्राओं की वही गलतियाँ कर रखी थी जो कि सुसाइड नोट में गलतियाँ थीं। यानी कि जैसे कि जिंदगी वर्ड पर जिंदगी, यानी कि बड़ी की मात्रा वहाँ पर लगी हुई थी। इस तरीके के एरर उस दोस्त ने अपनी उस डायरी में और नोटबुक में वहाँ पर लिखे हुए थे। अब दोस्तों यहाँ पे केस है वो रीओपन हो जाता है, यानी कि उसके भाई इस केस को दोबारा से रीओपन कराते हैं और इस तरीके से दोस्तों पता चलता है कि ये राइटिंग लिखने वाला कोई और नहीं, उसका अपना मित्र था, जो कि एक लव ट्रायंगल बना हुआ था। और लव ट्रायंगल में यानी कि उसी लड़की से उसका दोस्त भी प्यार करता था, उस लड़के का जो उनके साथ रहता था, रूममेट थे, फ्लैटमेट थे, पीजी में रहते थे यहाँ पर। और उसने किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया ये तो मैं आपको इस एपिसोड में नहीं बता पाऊँगा, पर ये बहुत ही खतरनाक था और बहुत ही दुखदायक था जिस तरीके से उसने इस वारदात को अंजाम दिया कि काफ़ी दिनों तक उसकी राइटिंग को कॉपी करते रहे। देखिए ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर आपको हैंड राइटिंग की कॉपी करना, यानी फोर्जर बहुत महीनों तक, जब वेल प्लान्ड होता है तो काफ़ी महीनों तक कॉपी करता है और जो चुनिंदा शब्द होते हैं उसको वहाँ से उठा कर
ये हालांकि स्कैनिंग से भी हो सकता है, स्कैन करके डॉक्यूमेंट को आप पर्टिकुलर वर्ड को वन आफ्टर द अदर लगाते चले जा रहे हैं, या फिर ये जो मैंने आपको केस बताया हैंड राइटिंग को बखूबी धीरे धीरे स्लो राइटिंग में बहुत अच्छे से कॉपी करना, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके की हैंड राइटिंग उस व्यक्ति की थी, जो विक्टिम था उस व्यक्ति की थी, वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था कॉपी करना। तो ऐसी सिंपल हैंड राइटिंग को कॉपी इजीली किया जा सकता है। तो इसके बाद दोस्तों इस व्यक्ति पर केस चला, आगे क्या हुआ ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये कन्विक्टेड केस हो चुका है या नहीं हो चुका है, या अभी भी ये अदालत में चल रहा है, क्योंकि मेरा काम खाली हैंड राइटिंग के ऊपर ओपिनियन देना था। पर क्योंकि मैंने ये फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक एग्जामिनेशन भी उसमें करके दिया था, तो एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट मैंने ये केस इस हद तक सॉल्व किया। तो ये दोस्तों फॉरेंसिक की कुछ बारीकियां हैं, और ऐसी बारीकियों को लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। एनीवेज दोस्तों, ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा, और आपको ये कहानी, हालांकि छोटी कहानी थी, यानी मैंने छोटे शब्दों में इसको कहने की कोशिश की है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी की भावनाओं को ठेस लगे यहाँ पर, और एक हमको एक कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करनी होती है एज ए फॉरेंसिक साइंटिस्ट, एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट, कि हम कितना बता सकते हैं कितना नहीं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं अगली स्टोरी में, अगली क्राइम सीरीज़ में, अगले केस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।